नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर हरीश रावत ने उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर नियत पर भी घेरा। देहरादून में बनाए स्ट्रांग रूम का फुटेज होने का दावा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की चुनौती। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। दावेदारी के साथ होने लगे जीत के दावे। उत्तराखंड शासन ने राज्यपाल लेगा को सौंपी खनन विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी। एसएल पैट्रिक को किया था निलंबित। राजकीय कार्यों की गोपनीयता भंग करने का था आरोप। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई मॉक ड्रिल। समय से सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। शुरुआत के 15 दिन वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रहेगी रोक। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की सियासत में अब ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर कुछ लोग स्ट्रांग रूम के आसपास टहलते दिख रहे हैं। अब हरदा ने इसे लेकर सत्ता की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में से हरदा ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर उठाए सवाल। क्या स्ट्रांग रूम में चल रही है गड़बड़ी? क्या चल रहा है कोई बड़ा खेल? हम आपको कुछ बताएं उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कथित तौर पर ये वीडियो रायपुर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम का बताया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर किया है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। सोशल मीडिया पर ये स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज शेयर कर ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मजदूर की वेश में कुछ लोग बड़े ही आराम से स्ट्रांग रूम के आसपास टहलते दिख रहे हैं। अब इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर हरदा ने सत्ता पक्ष की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जहां परिंदे को भी पर नहीं मारना चाहिए, ईवीएम स्ट्रांग रूम और उसके आसपास रायपुर स्टेडियम में मजदूर के वेश में कुछ लोग स्ट्रांग रूम के आसपास आराम से टहलते आते जाते दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न सत्ता की नीयत का है। सत्ता की नीयत में यदि खोट हो तो फिर उस पर विश्वास करना कठिन ही नहीं बल्कि घातक हो जाता है। हमको कहना पड़ा कि आपने अगली तरफ तो सीसीटीवी कैमरे लगाए, पीछे की तरफ नहीं लगाए। कई जगह जो है 2 मंजिले हैं ऊपर, 2 मंजिलों में आपने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, आज की तकनीक इतनी तेज़ है कि कहीं से भी कोई व्यक्ति भी ऐसी प्रॉक्सिमिटी में आ सकता है ईवीएम के कि उससे छेड़छाड़ कर सकता है। तो भाजपा ने क्या इस बात की गारंटी ले ली है या उसकी गारंटी पर क्या देश को विश्वास कर लेना चाहिए कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ किसी तरीके की नहीं होगी? कांग्रेस जिस प्रकार से पूरे देश भर में मोदी जी का माहौल जो बना हुआ है उसको लेकर हताशा में है और इस तरह की बेसिर पैर वाली बातें वो लगातार करते आ रहे हैं। कभी संविधान खतरे में है, कभी ईवीएम को लेकर के ये केवल एक जो हार के बहाने हैं वो केवल ढूंढ रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब हरदा के इस पोस्ट ने सूबे में हलचल मचा दी है। सवाल स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर खड़े होने लगे हैं क्योंकि स्ट्रांग रूम की इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कुछ लोगों का इस तरह से आसानी से इर्द गिर्द घूमना सवाल तो खड़े करता ही है। क्योंकि स्ट्रांग रूम का मतलब है वो कमरा जहां ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ से लाकर रखा जाता है। उसकी सुरक्षा अचूक होती है, यहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता। इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तर पर करता है। इसकी अंदरूनी सुरक्षा का घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जरिए बनाया जाता है। इसके अंदर एक और सुरक्षा होती है जो स्ट्रांग रूम के भीतर होती है। ये केंद्रीय बल के जरिए की जाती है। सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा राज्य पुलिस बलों के हाथों में होता है। अब 3 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद सुरक्षा में सेंध लगाने का वीडियो सामने आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि कहीं ईवीएम को लेकर कुछ बड़ा खेल तो नहीं खेला जा रहा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड में खनन निदेशक को रिटायरमेंट के 2 महीने पहले सस्पेंड कर धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। खनन निदेशक एसएल पैट्रिक पर निदेशक रहते हुए खनन ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही सरकार को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में खनन विभाग के निदेशक एसएल पैट्रिक के खिलाफ तमाम आरोपों के बाद शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने आदेश जारी करते हुए निदेशक खनन एसएल पैट्रिक को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि एसएल पैट्रिक पर विभाग की गोपनीयता भंग करने और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। वहीं पैट्रिक के निलंबन के बाद राजपाल लेखा को खनन निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजपाल लेखा इससे पहले विभाग में अपर निदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। आपको बता दें कि हाल ही में खनन विभाग के निदेशक एसएल पैट्रिक ने ओम प्रकाश तिवारी नाम के व्यक्ति पर खुद को अगवा कर जबरन वसूली के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। दरअसल पैट्रिक ने अपहरण कर गेस्ट हाउस में बंधक बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने बंधक बनाने वालों पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का भी आरोप लगाया था, जबकि शासन ने निदेशक खनन एसएल पैट्रिक के खिलाफ इस मामले में गोपनीयता भंग करने और पद का दुरुपयोग करने का मामला पाया। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट में भी कई आपत्तिजनक बातचीत को भी शासन ने आधार बनाते हुए इससे विभाग की छवि धूमिल होने की बात कही है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी वाहन का निजी प्रयोग करना, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपने घर में निजी काम के लिए लगाने का भी आरोप लगा है। दरअसल खनन निदेशक एसएल पैट्रिक पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं। खनन निदेशक होने के बावजूद उनके परिवार के सदस्य भी खनन व्यवसाय में होने की चर्चाएं लगातार बनी रही। पिछले दिनों उनके द्वारा कराए गए मुकदमों को लेकर भी उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जाती रही है। शासन को उनके खिलाफ कई और भी सबूत मिले, जिनके आधार पर अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इसी के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का एक और उदाहरण शासन ने पेश किया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भले ही मतदान संपन्न हो गया हो, लेकिन सियासी दलों का इम्तिहान अभी बाकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के सामने उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती बरकरार है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का खत्म भार, लेकिन उपचुनाव की चुनौती बरकरार। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होगा इम्तिहान। उपचुनाव में कौन किसे करेगा परेशान। उत्तराखंड की 5 ही लोकसभा सीटों पर भले ही मतदान निपट चुके हों, लेकिन सियासी दलों का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सामने अब उत्तराखंड की 2 खाली विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी ने बद्रीनाथ सीट के लिए विजय कपरवान और मंगलौर सीट के लिए अजीत चौधरी को प्रभारी बनाया है। वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटती दिख रही है। बता दें कि बद्रीनाथ सीट विधायक राजेंद्र भंडारी के त्यागपत्र देने से खाली हुई। भंडारी ने बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाना तय माना जा रहा है। मंगलौर सीट पर बसपा के सरबत करीम अंसारी विधायक थे। अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव होना है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जीत की ताल ठोक रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा और हरिद्वार की एक विधानसभा हमारी है, वहाँ पर उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर के अपनी जो संयोजक हैं विधानसभा के वो घोषित किए हैं और हम वहाँ पर बेहतर ढंग से चुनाव हो सके, हमारे कार्यकर्ता चुनाव में बेहतर ढंग से पार्टिसिपेट कर सके और कमल के फूल को लेकर के जिस प्रकार से लोग वोट देना चाहते हैं और वोट दे सकें, इस पर हमारा काम चल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इतिहास रचेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला का कहना है कि दोनों विधानसभाओं के अंदर जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी अपने लगी हुई संगठन के लोगों से पूछ रही है। वहाँ पे जितने भी हमारे दोनों विधानसभाओं के अंदर जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे जितने में पदाधिकारी, उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद पार्टी बहुत जल्दी प्रभारियों की नियुक्ति कर देगी। और जो भी दावेदार होंगे पार्टी, जो भी जितने में पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, यूके लोग हैं, वो जो इतने लोग दावेदार करें, पार्टी उचित है
विचार विमर्श करने के बाद उस पर निर्णय ली। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की साख लोकसभा चुनाव को लेकर दांव पर है। वहीं अब दोनों ही दलों के लिए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि दोनों ही दल इन दोनों सीटों पर अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन ताज किसके सिर सजेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कंट्रोल रूम में बैठक कर मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग की। इसमें विभिन्न आपदा परिदृश्यों को दर्शाया गया, जिसमें दून अस्पताल में आग की सूचना, तो यहां पर GGIC स्कूल राजपुर रोड में भूकंप के साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर बस दुर्घटना जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयारियां की गई। इस दौरान बचाव दल और आपदा प्रबंधन की टीम ने तत्परता से बचाव काम किया। वहीं मॉक ड्रिल में कई आपदा प्रतिक्रिया तकनीकी का प्रदर्शन भी किया गया। यहाँ पर जो है आज चारधाम यात्रा के जो है परिप्रेक्ष्य में जो है एक मॉक एक्सरसाइज का यहाँ पर जो आयोजन किया गया था, जिसमें कि एक अर्थक्वेक जो है विषय था। इसमें NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस और इसके अलावा और भी जो अन्य जो शासन के वो विभाग हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे बताया गया कि 5-6 विक्टिम हैं, उनको हमारी टीम द्वारा जो यहाँ पर उनको निकाला गया और उसके बाद उनको फर्दर जो है हॉस्पिटल के लिए रेफर करवा दिया गया। जैसे कि चारधाम यात्रा है और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर कोई दिक्कतें कभी आती है, कोई आपदा आती है, उसको लेकर के मॉक ड्रिल था। और उसी क्रम में एक मॉक ड्रिल इस रूप में था कि भूकंप आया है प्रदेश में और उसमें GGIC से भी एक सूचना मिली है कि जिसमें कुछ बच्चे उनके ट्रैप हुए थे। चूँकि मैं उसमें इंसिडेंट कमांडर था तो मुझे भी 9:45 पे जैसी सूचना मिली तो मैं मौके पे आया। मौके पे जो स्थितियाँ मैंने देखी उसके अकॉर्डिंग जो कुछ संभावित थी कि कुछ कमरे जो लेंटर झुक गए हैं और 2 कमरे ऐसे पैक्ड हो गए, उसमें कुछ बच्चे ट्रैप होंगे। उनके लिए फिर मैंने जो अपना DOC होता है, DOC के लिए डिमांड की। चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन VIP और VVIP दर्शन पर रोक रहेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी की यहां पर हामी के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचित कर दिया है। साथ ही अपील की है कि VIP और VVIP श्रद्धालु 10 से 25 मई के बीच चारों धामों में दर्शन से बचे। बता दें कि इस फैसले का बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे आम श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तो उसमें रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने धामों में आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब धामों में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उस समय में VIP, VVIP मूवमेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो उससे जो आम श्रद्धालु हैं उनको कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी VIP और VVIP जो होते हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो कपाट खुलने के 15 दिन तक अपना कार्यक्रम न बनाएं, तो ताकि मतलब जो आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो इस संदर्भ में मुख्य सचिव की ओर से जो विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेजा गया है और उसके अलावा जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल है उनको भी इस संदर्भ में अनुरोध पत्र भेजा गया है। मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 10 मई तक केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से कोई समस्या न हो। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही सामग्री में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव और DGP अभिनव कुमार ने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्या भी सुनी। यात्रा शुरू होनी है 10 मई को केदारनाथ जी की और गंगोत्री यमुनोत्री की और 12 मई को बद्रीनाथ जी की यात्रा शुरू होनी है। और यात्रा की व्यवस्थाओं के सुपरविजन के लिए अभी मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ जी से होके ही आ रही हूँ। सभी व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है, सारे विभागों की टीम्स वहाँ काम कर रहे हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्णय कर लिया है कि पहले 15 दिन में कोई भी VIP दर्शन नहीं होगा। सब श्रद्धालु बराबर तरीके से यात्रा करेंगे जिससे किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
उधर हेमकुंड साहिब के आस्था पथ से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि गुरुवार को सेना के जवान और गुरुद्वारा ट्रस्ट के सेवादार हेमकुंड साहिब की पवित्र भूमि पर पहुंचे। इस दौरान ट्रस्ट के सेवादारों ने सेना के जवानों की मौजूदगी में अरदास के बाद गुरुद्वारा साहिब का मुख्य द्वार को खोला। बता दें कि इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू हो रही है। उत्तराखंड में जंगल की आग लगातार फैलती जा रही है। आलम यह है कि कुमाऊं मंडल के चंपावत जिले में वनाग्नि की घटना ने कहर बरपाया हुआ है। यहां हाल ही घटना पाल बिलौन क्षेत्र की है, जहां जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। जानकारी मिली है कि वनाग्नि की चपेट में आने से 2 मंजिला मकान यहां पर जल गया है। हालांकि घर खाली होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि अब ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत लड़ाबुरा में पूरे गाँव में वनाग्नि लगी थी, जिस कारण ग्राम पंचायत लड़ाबुरा के राजस्व गाँव कुंवर सिंह तो गिठान में हमारा पुष्कर राम सनौब श्री पनीराम व प्रेम राम सनौब श्री पनीराम के 2 मंजिला आवासीय भवन देखते देखते जलकर राख हो गया। देहरादून पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणवाला गांव में स्थित एक फ्लैट से आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह दुबई से संचालित हो रहा था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से 8 लैपटॉप, 50 मोबाइल फोन और 50 एक्सटेंशन बोर्ड और उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। साथ ही अभियुक्त के खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होने की भी जानकारी मिली है, जिसके बाद बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। थाना क्षेत्र में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिली थी कि कुछ लोग बाहर के आके एक फ्लैट में रह रहे हैं और उनकी एक्टिविटी संदिग्ध है। इस आधार पर सूचना को डेवलप किया गया था और कल देर रात्रि जो है क्षेत्राधिकारी मसूरी के नेतृत्व में वहाँ एक टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने जब वहाँ दबिश दी तो वहाँ पर 9 लोग इसमें पाए गए संदिग्ध अवस्था में, जिनके 50 मोबाइल उसमें ऑपरेट कर रहे थे, 8 लैपटॉप थे, जिस पर सभी पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। पूरी पूछताछ में जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के 6 लोग और बिहार के इसमें 3 लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा इंटरनेशनल जो ग्लोबल साइट्स है उसके माध्यम से कस्टमर बनाते हैं और इसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करके पैसे लेने के बाद लॉगिन आईडी देते हैं, जिसके आधार पर सट्टे को ऑनलाइन खेला जाता है। हल्द्वानी में जिला प्रशासन मानसून सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर है। बता दें कि जिला प्रशासन ने बरसात के दिनों में कहर बरपाने वाले यहां पर रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नाले को चिन्हित किया है। जिला प्रशासन इन नालों से पानी की निकासी को लेकर प्लान बना चुका है और एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि इन नालों का सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया और जल्द ही तैयार रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो हमारी आगामी बरसात है इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई थी। इसमें रक्सिया नाला, कलसिया नाला और देवखड़ी नाला, इसके साथ साथ नंदौर नदी का ऐसा क्षेत्र जिससे आबादी प्रभावित होती है तथा अन्य ऐसे संवेदनशील स्थान जहाँ पे आपदा का खतरा बना रहता है और आबादी प्रभावित होती है, उन जगहों को चिन्हित करने के लिए, साथ ही जो शहर क्षेत्र के नाले हैं, रक्सिया नाला है, कलसिया नाला है, इनका सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण और इसकी ड्रेनेज का प्लान बनाने के लिए सिंचाई विभाग को, राजस्व विभाग को और नगर निगम को निर्देशित किया गया है। अल्मोड़ा में 4 पार्किंग निर्माणाधीन है, लेकिन शहर के बीचों बीच 2 पहिया वाहनों के लिए बनाई गई पार्किंग का कार्य पूरा होने के बाद भी पार्किंग संचालित नहीं हो पाई। पार्किंग होने के बाद भी वाहन सड़क किनारे खड़े किए जा रहे हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था जस की तस पड़ी है। वहीं नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि इस पार्किंग में वाहनों के आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। हालांकि रास्ते को लेकर नगर पालिका द्वारा न्यायालय में वाद दायर की गई है। न्यायालय के आदेश हैं और के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें सीएनडीएस रानीखेत द्वारा भैरव मंदिर के निकट पार्किंग का निर्माण अभी किया जा रहा है और जिसमें उसके प्रथम तृतीय तलों पर अप्रोच के लिए एक रास्ता एलआरसा रोड से निकाला जाना प्रस्तावित है, लेकिन उसमें कोई अभी कोर्ट केस माननीय न्यायालय में दाखिल हुआ है क्योंकि एक दुकान फड़ वहाँ पर को हटाया जाना उसमें प्रस्तावित था और जैसे ही उसमें कोई निर्णय होगा तो उसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जा सकेगी। देखिए, अभी जो भैरव मंदिर के निकट जो पार्किंग है वो पालिका की भूमि में बनाई गई है और इसका जो वित्त पोषण है आवास विभाग के द्वारा किया गया है और कार्यदायी संस्था उसमें सीएनडीएस है, सीएनडीएस रानीखेत है, उनके द्वारा अभी
पार्किंग को पालिका को हैंडओवर नहीं किया गया है और इस तरह की कोई फिलहाल कार्रवाई पालिका के स्तर पर यथार्थमान नहीं है। रुड़की के कुआहेड़ी गांव में हुई किसान की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपियों का मृत किसान के साथ पानी रिसने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने किसान को लाठी डंडों से पीटने के बाद उस पर फायर झोंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में मृतक किसान की मां ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। 23 अप्रैल के दिन थाना मंगलौर के कुआहेड़ी जो गांव है, इसके पास में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की बड़े नृशंस तरीके से हत्या की गई है। 1 तारीख को पुलिस के द्वारा अपने प्रयासों से 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है नकुल, जिसने तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की थी, वो भी पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है, अभियुक्त को भी पकड़ा है और उसके साथ जो अन्य 2 साथी हैं, धीरज और एक और साथी, उनके पुलिस ने अरेस्टिंग की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर हरीश रावत ने उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर नियत पर भी घेरा। देहरादून में बनाए स्ट्रांग रूम का फुटेज होने का दावा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की चुनौती। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। दावेदारी के साथ होने लगे जीत के दावे। उत्तराखंड शासन ने राज्यपाल लेगा को सौंपी खनन विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी। एसएल पैट्रिक को किया था निलंबित। राजकीय कार्यों की गोपनीयता भंग करने का था आरोप। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई मॉक ड्रिल। समय से सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। शुरुआत के 15 दिन वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रहेगी रोक।